भटनागर के ऑफिस में सुबह के 9 बज रहे थे। पुरानी लकड़ी के फर्नीचर से एक अजीब सी महक आ रही थी। किताबों की, पुराने कागजों की और उम्र भर के अनुभवों की। दीवारों पर कानून की किताबों की लंबी लंबी कतारें थीं और एक कोने में भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने अगरबत्ती जल रही थी। खिड़की से बाहर मुंबई की आवाजें आ रही थीं, गाड़ियों के हॉर्न, भीड़ का शोर, दूर कहीं मंदिर की घंटियां। भटनागर अपनी बड़ी सी टेबल के पीछे बैठे थे। उनकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा। उनके सामने कागजों का ढेर लगा हुआ था और वो उनमें से कुछ को ध्यान से पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ डॉ वर्धन बैठे थे, हाथों में एक पुरानी फाइल लिए, चेहरे पर एक गहरी उदासी। उनकी उम्र 70 के करीब रही होगी। सफेद बाल, पतली मूंछें और हाथ जो हल्के हल्के कांप रहे थे। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उसे साफ किया। उनके चेहरे पर उस रात की यादों का बोझ था, 20 साल पहले की एक रात जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। रोहन खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। उसके हाथ जेब में थे और उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था, कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। प्रिया उसके बगल में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसने आज एक सफेद सलवार कमीज पहनी थी और बालों को एक साधार से बंधन में बांध रखा था। उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में उतनी ही बेचैनी थी जितनी रोहन की आंखों में थी। वो रोहन के हर हाव भाव को पढ़ रही थी, उसकी हर सांस को, उसके हर पल को। भटनागर ने अपना चश्मा उठाया और डॉ वर्धन की तरफ देखा। उनकी आवाज गंभीर थी और उसमें एक पेशेवर सख्ती थी। डॉ वर्धन, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप जो भी बताने वाले हैं उसके कानूनी नतीजे होंगे। अगर ये बयान गलत साबित हुआ तो आपको झूठी गवाही के लिए सजा हो सकती है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? डॉ वर्धन ने सिर हिलाया। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर उनकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। हां, मैं जानता हूं। मैंने 20 साल तक ये बोझ अपने सीने में दबाए रखा। 20 साल तक मैं हर रात वो चेहरा देखता था, विक्रम का चेहरा, जैसे वो मुझसे पूछ रहा हो कि तुमने चुप क्यों रहे। मैंने उस रात चुप रहना चुना क्योंकि मैं डर गया था, मगर अब मैं नहीं डरता। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। रोहन खिड़की से मुड़ा और डॉ वर्धन के पास आकर बैठ गया। उसने डॉक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ गर्म थे और उनमें एक ताकत थी जो 20 साल के इंतजार में जमा हुई थी। डॉक्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद कभी नहीं भूलूंगा। डॉ वर्धन ने रोहन की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखों में नमी थी। बेटा, मैं ये तुम्हारे पिता के लिए कर रहा हूं। विक्रम ने मेरी बहुत मदद की थी जब मैं मुश्किल में था। उन दिनों मेरी पत्नी बीमार थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। विक्रम ने मेरी मदद की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। आज मैं उस एहसान को चुका रहा हूं। भटनागर ने एक कागज निकाला और उसे टेबल पर रखा। उसके ऊपर बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए थे। उन्होंने एक कलम निकाली और डॉ वर्धन की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, शुरू करते हैं। डॉ वर्धन, आप मुझे बताइए कि उस रात क्या हुआ था। जो भी आपको याद है, हर छोटी बड़ी बात, और मैं उसे इस कागज पर लिखूंगा। डॉ वर्धन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज और दूर से आती गाड़ियों की गूंज। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज धीमी थी, भारी थी, जैसे हर शब्द को वो अपने दिल की गहराइयों से निकाल रहे हों। वो रात थी 15 अगस्त की, साल 2006। मैं सिविल अस्पताल में ड्यूटी पर था। रात के करीब 2:30 बजे एक एम्बुलेंस आई। मुझे अब भी याद है उस एम्बुलेंस का सायरन। वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात के बाद कई सालों तक जब भी मैं कोई सायरन सुनता था, मेरा दिल धड़क जाता था। रोहन ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे बढ़कर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ उसके हाथ में था, मजबूत और गर्म। डॉ वर्धन ने बताना जारी रखा। उनकी आवाज में अब एक अलग ही लय थी, जैसे वो अतीत की सैर कर रहे हों। जब मैंने विक्रम को देखा तो मैं समझ गया ये कोई साधारण केस नहीं है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और शरीर पर चोटों के निशान थे, मगर सबसे बड़ी बात, उसके सीने में 3 गोलियां थीं।
3 गोलियां, 3 अलग अलग जगहों पर। कोई एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता। मैंने 20 साल तक डॉक्टरी की है, हजारों पोस्टमार्टम किए हैं, मगर उस रात मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। भटनागर ने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। उनकी कलम की आवाज कागज पर सरसराती हुई सुनाई दे रही थी। डॉ। वर्धन ने अपनी आवाज को और गहरा किया। उस रात 2 बजे मेरे पास एक कॉल आई थी पुलिस स्टेशन से। बोले एक बॉडी आ रही है, एक्सीडेंट। जब मैंने देखा तो मुझे तुरंत शक हुआ, मगर मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये विक्रम राठौड़ है। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया था। उनका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उनकी पहचान उनके ड्राइविंग लाइसेंस और वॉलेट से हुई। डॉ। वर्धन ने एक पल रुककर पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। उनके हाथ अब पहले से भी ज्यादा कांप रहे थे। उसी रात 3 बजे 2 आदमी मेरे पास आए। वो मेरे घर आए थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और मुझे डरा धमकाकर चुप करा दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने इस केस के बारे में किसी को कुछ बताया तो मेरी बीवी और मुझे जान से मार दिया जाएगा। मेरी बीवी उस वक्त बीमार थी, वो बिस्तर पर पड़ी थी। मैं डर गया था। मुझे लगा अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी बीवी को कुछ हो सकता है। डॉ। वर्धन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज को संभाला। मैंने चुप रहना चुना। मैंने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये एक एक्सीडेंट था। उस रिपोर्ट ने एक आदमी को बचा लिया और एक परिवार को तबाह कर दिया। कमरे में सन्नाटा था, कोई बोल नहीं रहा था। रोहन की आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं रहा था। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और गहरी सांस ली। भटनागर ने लिखना जारी रखा। उन्होंने कुछ पन्ने भर दिए थे और अब चौथा पन्ना शुरू किया था। उनकी कलम कागज पर तेजी से दौड़ रही थी। डॉ। वर्धन, क्या आप उन आदमियों को पहचान सकते हैं? भटनागर ने पूछा। डॉ। वर्धन ने सिर हिलाया। उनमें से एक को मैं पहचान सकता हूं। उसका नाम संतोष है, संतोष यादव। वो देवराज का खास आदमी है। मैंने उसे कई बार देखा है, उस रात के बाद भी, मगर मैंने कभी किसी को नहीं बताया। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मगर फिर खोल दी। भटनागर ने कुछ और सवाल पूछे, तारीखें, समय, लोकेशन और सबूत। डॉ। वर्धन ने हर सवाल का जवाब दिया, साफ और स्पष्ट शब्दों में। उन्होंने बताया कि कैसे उस रात पुलिस ने भी केस को दबाने में मदद की थी, कैसे कुछ अफसरों को देवराज ने खरीद लिया था, कैसे पूरा सिस्टम उसके इशारे पर नाचता था। प्रिया ने रोहन के हाथ को और जोर से पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि रोहन का हाथ कांप रहा है, गुस्से से, दर्द से, या दोनों से। भटनागर ने आखिरी सवाल पूछा। डॉ। वर्धन, क्या आप कोर्ट में जाकर यही बात दोहराएंगे? क्या आप देवराज राठौड़ के सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि उसने विक्रम की हत्या करवाई थी? डॉ। वर्धन ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। उनकी आवाज में एक अडिगता थी जो उम्र और अनुभव से आती है। हां, मैं जाऊंगा। मैं देवराज के सामने खड़ा होकर यही कहूंगा, मैंने 20 साल चुप्पी साधी है, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में एक सांस है, मैं सच बोलता रहूंगा। भटनागर ने कागज को रोहन की तरफ बढ़ाया। पढ़ लो, ये अब तुम्हारी कहानी है। रोहन ने कागज लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। हर लाइन के साथ उसकी आंखों में एक नई ताकत आ रही थी। यह सिर्फ एक कागज नहीं था, यह उसके पिता को मिला हुआ इंसाफ था। 20 साल का इंतजार, 20 साल का दर्द, 20 साल की चुप्पी, सब कुछ इन कागजों में कैद था। उसने आखिरी लाइन पढ़ी, मैं, डॉ. वर्धन, शपथ लेता हूं कि उपरोक्त सबूत सत्य है और मैं इसे कोर्ट में दोहराने को तैयार हूं। रोहन ने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। अभी तो बस शुरुआत है, भटनागर ने कहा। यह सिर्फ एक गवाह है। हमें और सबूत चाहिए, डायरी चाहिए, वसीयत चाहिए और वो सारे दस्तावेज जो देवराज ने छुपाए हैं। रोहन ने सिर हिलाया। मेरे पास डायरी है। भटनागर के चेहरे पर हैरानी थी। तुम्हारे पास डायरी है? विक्रम की डायरी? रोहन ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसकी बाइंडिंग फटी हुई थी और पन्ने पीले पड़ गए थे। उसने उसे टेबल पर रखा। इस डायरी में मेरे पिता ने सब कुछ लिखा है। देवराज ने कैसे पैसे गबन किए, कैसे उसने साजिशें रचीं और कैसे वो उन्हें मारने वाला था। ये डायरी ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। भटनागर ने डायरी उठाई और उसके कुछ पन्ने पलटे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई।
ये बहुत बड़ा सबूत है रोहन, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें इसे कोर्ट में पेश करने के लिए और सबूत चाहिए। हमें देवराज के खिलाफ एक ठोस केस बनाना होगा। रोहन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया सर, मैं वो सब कुछ करूंगा जो जरूरी है। तभी प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसने रोहन की बाह को छुआ, उसकी उंगलियां ठंडी हो गई थीं। रोहन, वो बाहर है। रोहन ने खिड़की की तरफ देखा। सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। उसके शीशे काले थे, मगर उसके अंदर कोई बैठा हुआ जरूर था। कार का इंजन बंद था और वो बस वहीं खड़ी थी। देखते हुए रोहन का दिल जोर से धड़का। उसने भटनागर की तरफ देखा। सर, क्या यहां कोई और निकास है? भटनागर ने अपना चेहरा गंभीर कर लिया। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर दीवार के पास जाकर एक पर्दा हटाया। उसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। ये बैक स्टेयर है, ये सीधे गली में जाती है, मगर इसके लिए तुम्हें नीचे की पार्किंग से जाना होगा। रोहन ने वर्धन की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक हड़बड़ी थी। डॉक्टर साहब, आपको अभी यहां से जाना होगा। वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपको पता है ना? वर्धन ने सिर हिलाया और अपनी पुरानी फाइल उठाई। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बेटा, मैं इस दिन के लिए तैयार था। 20 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे कोई डर नहीं है। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक बात थी। चलो, अब वक्त है। रोहन ने गहरी सांस ली। उसने वर्धन का हाथ पकड़ा और उन्हें बैक स्टेयर की तरफ ले जाने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। वो इस जंग के बीचों बीच आ चुका था और अब उसे लड़ना ही था। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां अंधेरी और संकरी थीं। हर कदम पर रोहन का दिल धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, मगर वो मुड़कर नहीं देख सकता था। प्रिया का हाथ उसके हाथ में था, गर्म और मजबूत। वर्धन की सांसें भारी हो रही थीं, मगर वो चलते रहे। नीचे पहुंचकर रोहन ने एक ऑटो रोका और वर्धन को उसमें बैठाया। डॉक्टर साहब, आपको अभी शहर छोड़ना होगा। मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर भेज रहा हूं। मेरे एक दोस्त का घर है पुणे में, वहां कोई आपको नहीं ढूंढेगा। वर्धन ने रोहन का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में नमी थी, मगर उनके चेहरे पर एक शांति थी। बेटा, ख्याल रखना अपना। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, मैं जानता हूं डॉक्टर साहब, मगर अब मैं अकेला नहीं हूं। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा और फिर वर्धन की तरफ। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठान थी। उसने ऑटो वाले को पता बताया और ऑटो निकल गया। रोहन और प्रिया वहीं सड़क पर खड़े रहे। दूर कहीं देवराज की काली कार अब भी ऑफिस के सामने खड़ी थी, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। रोहन ने अपने होंठ भींचे और प्रिया से कहा, अब हम उसका सामना करेंगे, डर के आगे नहीं झुकेंगे। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहां से निकल गए, एक नई सुबह की तरफ, एक नई लड़ाई की तरफ।